दोस्तों, क्या बिहार में उच्च शिक्षा को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है? क्या हायर एजुकेशन पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है? बिहार सरकार के एक फैसले ने हजारों पीएचडी और शोधार्थी छात्रों को सड़क पर ला खड़ा किया है। हम बात कर रहे हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की 3600 से अधिक वैकेंसी पदों पे आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां सरकार ने पीएचडी करने वाले छात्रों और रिसर्च करने वाले छात्रों को उसके रिसर्च का कोई मूल्य नहीं दिया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि 10 साल कठोर परिश्रम करके जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च करते हैं, क्या उनको उनके परिश्रम का फल नहीं मिलना चाहिए? जो छात्र परिश्रम करके नेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये क्या हायर एजुकेशन में रिसर्च का कोई योगदान नहीं है? क्या बिहार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है? बिहार सरकार ने हाल ही में आए असिस्टेंट प्रोफेसर के फैसले को चुनौतीपूर्ण स्थिति में स्टूडेंट को खड़ा कर दिया। इसके बड़े स्तर पर विरोध हो रहे हैं। पहला विरोध उसकी उम्र सीमा में लिए गए फैसले को लेकर हो रहा है। बिहार सरकार ने अपनी नई नियमावली में जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको 43 साल कर दिया गया, जबकि पिछले साल के एग्जाम में यही एज लिमिट जो 55 साल थी। अभी तक मैं आपको बताऊं कि पिछले 30 सालों में ये 3 बार वैकेंसी निकली है, यानी 30 सालों में 3 बार वैकेंसी, 1996, 2014 और 2024। अभी 2026 निकल 2024 की वैकेंसी में भारी धांधली हुई थी, उसको लिपापोती करने की 2026 की वैकेंसी निकाली हुई। आप आश्चर्य करेंगे इस बात के लिए कि पूरे दुनिया में, पूरे भारत में हर जगह जो है, जो एग्जामिनेशन का जो टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, लेकिन यहाँ पे 175 नंबर का सब्जेक्टिव पैटर्न कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में धांधली होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, जबकि सब्जेक्टिव पैटर्न में धांधली होने की गुंजाइश बहुत बड़े पैमाने पे होती है। जहां पे मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यूपी जैसे स्टेट्स में मिनिमम एज का क्राइटेरिया 62 ईयर्स है और बिहार में 43 ईयर्स कर दिया गया है। जब 30 सालों में मात्र 3 बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो उन छात्रों का क्या होगा जो कॉलेज में पढ़ाते आ रहे हैं, पीएचडी करने के बाद कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे पढ़ाते आ रहे हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है? इन बातों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपका ये प्लानिंग है कि आप रिसर्च और पीएचडी के वैल्यूएशन को जीरो मार्क्स दे रहे हैं, तो क्या प्रोफेसर अगर रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च फील्ड पे छात्रों को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो क्या भारत और बिहार में क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमी नहीं आई? कि बिना रिसर्च किए हुए आप कैसे सोसाइटी और देश को डेवलपमेंट कर सकते हैं? सवाल तो ये भी खड़ा हुआ है। ये पूरी जो बिहार सरकार का असिस्टेंट प्रोफेसर रूल एंड रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है, ये यूजीसी एक्ट 2018 के विरुद्ध जा रहा है, जहां पे कहा कि आप 10% ही आप कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे यहाँ पे बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो लोग टैलेंटेड हैं उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, और जो बैक डोर से एंट्री होती है उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सुशासन की सरकार चलने का लोग दावा करते हैं कि भाई सुशासन की सरकार चल रही है और लोग फेयर एग्जाम होगा, तो ये हमें सोचना चाहिए कि क्या इससे फेयरनेस होगा? आप एज लिमिट 43 ईयर्स कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में 5 साल से अधिक वर्ष तो ग्रेजुएशन करने में लग जाते हैं, यूनिवर्सिटीज को पूरा अपना कोर्स करिकुलम पूरा करने में। तो आप पीएचडी करना कितना डिफिकल्ट चार्ज है, जहां एसएससी के लिए 10-10 लाख लोग होते हैं, ट्रेन में लोग एग्जाम देने में जान दे रहे हैं, उनकी जान भीड़ से जा रही है। तो क्या आप ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट को क्या सेंसिटिव नहीं होना चाहिए? क्या छात्रों के हित में फैसला नहीं लेना चाहिए? मेरा सीधा सवाल सरकार से है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जो बड़े पैमाने पर जो ये नियम बनाए गए हैं, ये कंप्लीटली जो है अनह्यूमन है, अनरियलिस्टिक है, अनप्रैक्टिकल है। ये यूजीसी नेट के वायोलेशन है, यूजीसी नेट के नियम के। कहते हैं कि एक टेन्योर अगर पूरा होने में अगर 6 साल किसी को 5 साल ग्रेजुएशन करने में हो जाए, तो फिर उसको कितना समय लगेगा मास्टर्स करने में, फिर नेट क्वालिफाई करने में, फिर पीएचडी करने में? अगर 10-30 साल में 3 एग्जाम होते, तो जो बीच में जिनका एज लैप्स हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है। मेरा मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी से विशेष आग्रह रहेगा कि आप इस बारे में सोचें। आप युवा हैं, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि आप सोचिए इस बारे में। आज बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय में छात्र जो है वो प्रीतियां जला रहे हैं, इस पॉलिसी की प्रीतियां जला रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध क्यों हो रहा है, इसको गवर्नमेंट को सोचने की जरूरी। बैकडोर से एंट्री की कोशिश अब बिहार में नहीं चलेगी। जो हो चुका, जो धांधली हो चुका, जो जंगल राज समाप्त हो चुका, लेकिन अब वो नहीं होना चाहिए। क्या यही सुशासन के नाम पे आप वोट ले रहे हैं? 2020 में भी ऐसे ही बड़े स्तर पे धाल। आप किस बात के लिए, मुझे ये बताएं कि आप किस बात के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ले रहे हैं? अगर जेन्युइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं लेता है, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्जाम डिस्क्रिप्टिव नहीं लेता है, जब डीयू डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं लेता है, तो डीयू में अगर ये अपर लिमिट एज नहीं है, तो आप कैसे अपर लिमिट एज का? आपको कम से कम जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उनके पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। आप उनको फॉलो कीजिए, आप उनके पैरामीटर्स को फॉलो करके आप उस पर ये बनाइए। आज गहरा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज गरीब छात्र कहाँ जाएंगे?
जो रिसर्च और हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं अपने जीवन को कि हाँ मुझे अच्छा टीचर बनना है, मुझे अच्छा प्रोफेसर बनना है, तो वो कहाँ जाएंगे जब बीपीएससी के एग्जाम में 37 ईयर्स एज लिमिट तय की गई है। तो आप हमको बताएं कि 43 कहाँ से जस्टिफिकेशन देता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एज लिमिट 43 हो। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जब बीपीएससी में इस बात को इंटरव्यू के एग्जाम को कम करके नंबर दिया गया है, तो आप 25 मार्क्स किस आधार पर तय कर रहे हैं कि आप इसमें देंगे। आप धांधली को प्रमोट मत कीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मत चौपट कीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिहार का जीवन है, बिहार का प्राण है, बिहार का ऑक्सीजन है। बिहार के युवाओं को बाहर भटकने मत दीजिए। अभी हाल ही में हमने देखा है कि बिहार के मजदूर कहीं आंध्र प्रदेश या बेंगलुरु तरफ कहीं काम कर रहे थे, जो कर्नाटका कि जहाँ बहुत बड़ा पहाड़ गिरा, चट्टान गिरा, उसके नीचे दब के मर रहा। बिहार को अब मत बनाइए, बिहार का सम्मान बचाइए, बिहार को एजुकेशन हब बनाइए। बिहार के लोग लाखों रुपया दे के जाके बेंगलोर और जाके वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं उड़ीसा में। आप उनको उस पैसे को यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल हब बनाइए सर, कि फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मामला अटक जाए। क्योंकि आपने यूजीसी गाइडलाइन का वायोलेशन किया है, तो ऑब्वियसली ये मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, ये चैलेंज होगा, रीट फाइल होने की तैयारी चल रही है। आप ऐसा फेयर एजुकेशन लाइए जो अपकमिंग है, जो पीएचडी नहीं भी किए हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाए, और जो पीएचडी कर चुके हैं उनको भी प्रायोरिटी दिया जाए, जिन्होंने जीवन को लंबे अर्ज दिए। और बिहार में पीएचडी करने का रास्ता कैसे बने, इसके लिए भी आप रास्ता बनाइए सर। प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, आप ऐसा कुछ मत डिसीजन लीजिए जो प्रॉब्लमेटिक हो। बिहार को बचाइए, बिहार का सम्मान, बिहार के गौरव को बचाइए। बिहार के गौरव से समझौता मत। बिहार की शिक्षा बिहार की आत्मा है। आप ये सोच के बताएं, मुझे बताएं कि क्या अगर एग्जाम इस तरीके से होंगे तो क्या उसमें धांधली होने की गुंजाइश नहीं है। मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?